चलिए, अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होता है। अब आगे देखते हैं। परावर्तन के लिए सबसे बेहतरीन जो एग्जाम्पल है या उदाहरण होता है वो होता है दर्पण। हम लोग आम तौर पे अपने जीवन में या डेली लाइफ में हर हमेशा दर्पण का यूज़ करते हैं। दर्पण को हम लोग किरण आरेख के रूप में इस तरह दिखाते हैं। उसके एक तरफ को हम लोग इस तरह कर देते हैं चिन्ह से, और ये जो सतह हो गया ये इसका परावर्तक सतह के रूप में माना जाता है। किरण आरेख बनाते समय एक सतह में लकीर खींच देते हैं जिससे ये पता चलता है कि उस तरफ बंद है और सामने का जो हिस्सा है वो परावर्तक सतह के रूप में जाना जाता है। अब आता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या हुआ? ऐसा नाम है गोलीय अर्थात गोल। तो गोल दर्पण कैसे बनेगा? आम तौर पे सब लोग बचपन में या बड़े में गेंद से खेलते हैं। वो ऐसा गेंद जिसके भीतर में हवा भरा हुआ होता है, ठोस नहीं। कल्पना कीजिए कि यह एक गेंद है, इसका एक केंद्र होगा। इस गेंद को हम यहाँ से काट देते हैं, बीच के हिस्सा को हम अलग कर देते हैं। अब हमारे पास ये भाग रहा, इसे भी हम यहाँ से ऐसे मिटा देते हैं। अब ये हिस्सा रहा, इसमें थोड़ा और करेक्शन करते हैं कि इसे हम लोग ये जो लकीर है इसे भी मिटा देते हैं। मिटाने के बाद जो हमारे पास आकृति बचेगी यह कुछ इस तरह से होगी। अब हम बारी बारी से देखते हैं कि इसके जो सतह एक इधर उठा हुआ है, इसका सतह इधर धंसा हुआ है। इस आकृति में ये सतह इस तरफ धंसा हुआ है और इस तरफ उठा हुआ है। तो याद रखना है दो चीज़ में, धंसा होना और उठा होना। इसका काम हम आगे करेंगे। तो इधर हम एक तरफ अब हमारा ये सतह परावर्तक सतह हो गया और इधर का सतह अब ये अपारदर्शक होके बंद हो गया। अर्थात अब इस तरफ पॉलिश होने पर ये चमकीला सतह परावर्तक सतह के रूप में कार्य करेगा। ये सतह को हम लोग इस तरफ बंद कर देते हैं तो दूसरा सतह परावर्तक सतह हो गया। तो हमने क्या देखा कि खोखले कांच का गोला के दो हिस्से को हमने लंबवत काट दिया और वक्र रूप में दो हिस्सों को लिया है। एक तरफ जिसके एक तरफ को हमने रंग करके बंद कर दिया तो उसका दूसरा सतह स्वतः ही परावर्तक सतह के रूप में कार्य करना शुरू करेगा। आकृति 1 और आकृति 2 हम नाम दे देते हैं। इस आकृति में परावर्तक सतह कौन सा है? तो उठा हुआ हिस्सा, उठा हुआ भाग। इस आकृति में परावर्तक सतह कौन सा है? तो धंसा हुआ भाग। इसे हम ऐसे समझते हैं कि इसका जो उठा हुआ तल है वो परावर्तक है, इसका जो धंसा हुआ तल है वो परावर्तक है। तो इसे उत्तल और इसे अवतल कहा जाता है। चूँकि ये अब दर्पण बन गया तो हम यहाँ पे दर्पण नाम लगा देते हैं, उत्तल दर्पण, और ये कहलाया अवतल दर्पण। तो हमने देखा कि गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह सामने की तरफ उठा होता है। अवतल दर्पण वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह सामने की तरफ धंसा होता है। अब इसके आगे वाले गुण को पढ़ते हैं। जैसा कि हमने शुरू में लिया था, एक गोला, एक कांच का गोला से यहाँ बनाते हैं, एक गोला लिया था। जाहिर ये एक गोला है तो इसमें एक केंद्र रहा होगा, केंद्र होगी तो इसकी एक त्रिज्या होगी। इसी के परिभाषाओं का प्रयोग करके हम यहाँ कुछ अन्य जो टर्म है फिजिक्स के उसे समझेंगे।
यह एक खोखले गोले का हिस्सा है जो अवतल दर्पण के रूप में कार्य करेगा। यहां से दर्पण के बीच का ये हिस्सा हुआ। अब ये एक गोला के रूप में काम कर रहा था, जिसे काट के हमने दर्पण बनाया है, तो निश्चित रूप से यह जो गोला था उसका एक केंद्र रहा होगा। तो यहाँ से हमें अब इसके टर्म्स और परिभाषाओं का पता चलेगा। दर्पण, गोलीय दर्पण का ये हिस्सा प्रकाश किरण को अपने आप में लेगा, अर्थात इतनी ही हिस्से में प्रकाश किरण इस दर्पण पे आएगी। इस भाग को दर्पण का द्वारक या अपेर्चर कहते हैं। दर्पण या परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होता है इसे ध्रुव कहा जाता है। गोलीय दर्पण के केंद्र ध्रुव से होकर जो एक अक्ष जाती है इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो वक्रता केंद्र कहलाता है। इसकी जो त्रिज्या होती है वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है, CF। इस दर्पण के ऊपर मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी रेखाएं होंगी वह सबसे पहले तो दर्पण पर आपतित होगी, और आपतित होने के बाद जब इनका इस सतह से परावर्तन होगा, तो परावर्तन होने के बाद यह एक बिंदु पे सारी रेखाएं मिल जाएंगी। चूंकि सतह सीधा नहीं है, टेढ़ा है, वक्र रूप में है, तो किरणों को मोड़ देगा और सारे किरण परावर्तित सतह से एक बिंदु पर जमा होगी। यही बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस या F कहलाता है। वक्रता केंद्र से मुख्य ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाई। वह बिंदु जहाँ पे सारे किरण परावर्तन होने के बाद जमा होते हैं वह फोकस या मुख्य फोकस कहलाती है। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध है, F = R/2, यानी वक्रता यानी फोकल लेंथ या फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यह फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। किसी भी रूप में F = R/2, कहीं कहीं स्मॉल r भी रहता है, तो F = R/2 हमें यह याद रखना है। पीछे हमने अवतल दर्पण और के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। सारी चीज़ें वैसे ही होंगी। अपेर्चर यानी कि द्वारक, ये परावर्तक सतह, ये P या ध्रुव इस तरफ मुड़ा है तो इसका केंद्र इस तरफ होगा, यह हो गया वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वह परावर्तक सतह से लौट जाएगी। तो क्या होगा कि
वास्तविक रूप में यह किरण पीछे की ओर लौट जाएगी, लेकिन इन किरणों को जब हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं अर्थात आभासी रूप में, तो यह यहाँ पर मिलती है। मतलब आभासी रूप में एक बिंदु पर जमा होती है, यूँ कहें कि यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आपतित होंगी, परावर्तन के बाद वह दूसरी दिशा में मुड़ जाएंगी, लेकिन मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर वह जमा होती हुई प्रतीत होंगी, या हमें आभास होगा कि वह वहाँ जमा हो रही है। तो वैसे बिंदु को उत्तल दर्पण के लिए फोकस कहा जाता है, या मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस से ध्रुव की दूरी फोकस दूरी कहलाई। अगले क्लास में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दूर रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसके किरण आरेख और उसके गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।